So guys, let's start our session. We already created a web page that is based on the HTML and the CSS language. हम already बना चुके हैं. So उसको किस तरीके से और बनाना है, तो उसको आगे के हमने लास्ट टाइम पे जो अपनी कोडिंग स्टाइल करी थी वो कौन सी करी थी, लाइक HTML के थ्रू हमने इमेजेस क्रिएट करी थी, इमेजेस को सेट किया था बेसिकली, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड पेज देखे थे. आज जो हम डिजाइन करेंगे दैट इज द फॉर्म, क्योंकि हमारे सोशल इंजीनियरिंग में फॉर्म का बड़ा रोल है. तो हम फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो आप यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देख लेते हैं हमने लास्ट सेशन में क्या बनाया था, है ना. हेलो सर. हेलो 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 नाउ कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले इसका कोड ओपन कर लेते हैं. हेलो सर. ओके, सो फॉर्म स्टार्ट करते हैं. तो हमें सबसे पहले जो टैग यूज करना है दैट इज अ फॉर्म टैग. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्म टैग का यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट एंटर. अब हम जो भी कोड करने वाले हैं इस फॉर्म टैग के अंदर करेंगे. तो फॉर्म के अंदर कुछ अपने एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हैं. दैट इज लाइक जस्ट अ फॉर्म नेम. तो हम फॉर्म का जो नाम दे रहे हैं दैट इज अ इंक्वायरी. आप फॉर्म का नाम दे सकते हो कुछ भी जो आपसे जिससे रिलेटेड आपका फॉर्म हो. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज एक्शन. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एक्शन. एक्शन क्या काम करता है, जैसे कि आपने क्या किया है, ये फॉर्म किस पे है, क्लाइंट साइड पे है. अब पीछे डेटा फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं उन सबका डेटा उठा के बैकग्राउंड पे ले जाके उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करना, ये किसी ना किसी एक कनेक्टिविटी फाइल के थ्रू होगा. तो वो फाइल का लिंक जो है हम किसके अंदर देंगे, एक्शन के अंदर देंगे. तो यहाँ पे हमने जो फाइल का लिंक दिया है दैट इज अ कॉल बैक डॉट php. दिस इज अ फाइल नेम जो क्या है, php कनेक्टिविटी फाइल है हमारी. ठीक है, तो इस फाइल को हम क्रिएट करेंगे. कैसे क्रिएट करना है देखेंगे इस फाइल के लिए. नाउ स्पेस मेथड. अब जो भी डेटा जाता है उसके लिए मेथड यूज होता है. तो यहाँ पे दो टाइप के मेथड होते हैं आपके जो आप पढ़ोगे, दैट इज गेट एंड पोस्ट मेथड. ठीक है, यानी कि हमारे पास गेट मेथड है एंड पोस्ट मेथड है. तो गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है ये समझ लो. गेट मेथड केवल 1000 बाइट्स का डेटा ही सेंड कर सकता है, जबकि पोस्ट मेथड जो है वो आपका अनलिमिटेड डेटा सेंड कर सकता है. दूसरा, गेट मेथड इज नॉट सिक्योर. जितना भी डेटा जाता है वो आपको एड्रेस बार में विजिबल हो जाता है, ब्राउजर के एड्रेस बार में, जबकि पोस्ट मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. गेट मेथड जो है वो आपके डेटा को कभी भी जब भी लेके जाता है तो बेसिकली वहां पे नॉर्मल स्पीड का अगर हम बात करें तो पोस्ट इज फास्ट कंपेयर टू गेट मेथड, है ना. प्लस इसके साथ आप अनलिमिटेड डेटा भी सेंड कर सकते हो जो हमने डिस्कस किया, है ना. तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, पोस्ट मेथड. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जितना भी डेटा सेंड करते हो वो आपका किसके थ्रू होता है, पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड किया जाता है. नाउ हमारे एट्रीब्यूट्स लग गए. अब गाइस ध्यान दो, हम इसके बाद PHP पढ़ने वाले हैं. तो PHP से पहले जो PHP के फॉर्म हम देखेंगे वहां पे PHP का डेटाबेस, हम MySQL क्वेरीज भी वहां पे पढ़ेंगे. लेकिन उसको करने से पहले हमें फॉर्म बनाना जरूरी है. तो फॉर्म कैसे बन रहा है, क्या क्या चीजें फॉर्म में यूज हो रही हैं, यही सारी चीजें हम आगे क्या करेंगे, कॉल करेंगे. किसके अंदर, callback.php फाइल के अंदर. तो मस्ट रिमेंबर दैट कि यहाँ पे आप जो जो चीज यूज करो उसे आप ध्यान से देखो. सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनपुट फील्ड. यानी कि आप जैसे यूजर नेम के आगे एक फील्ड होती है, इसके अंदर आप यूजर नेम डालते हो तो उसे कहते हैं इनपुट. सो इनपुट टाइप इनपुट फील्ड बोली जाती है. इनपुट टाइप किस टाइप का लेंगे हम यहाँ पे, इनपुट टाइप सबसे पहले हम लेंगे टेक्स्ट टाइप का. ठीक है, तो हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया. स्पेस नेम. अब देखो नेम का याद रखो गाइस, नेम का क्या रोल होता है यहाँ पे. नेम जो है बेसिकली हम नेम का यूज कर रहे हैं, जितना भी डेटा यहाँ से उठेगा इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी नाम गया, जैसे कि लेट अस सपोज जो नेम था दैट इज वन लाइक
दुर्गेश। तो दुर्गेश जो नाम गया वो नाम किसके अंदर, इनपुट फील्ड से हम उठाएंगे और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे जो PHP वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो जितना भी डेटा है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सके। तो नेम इज दैट पैरामीटर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिया है USR नेम यानी कि यूजर नेम। ठीक है, स्पेस ID। अब ID का क्या रोल है ये समझ लो। ID हम यूज करते हैं बेसिकली CSS एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो उसको अगर आपको एडिटिंग करनी है तो हम सेम नाम देते हैं USR नेम। ठीक है, यानी कि यूजर नेम एंड स्लैश एंड क्लोज। ये सिंगल लाइन टैग होता है। अब आपने इनपुट फील्ड तो बनानी, लेकिन इनपुट फील्ड के अंदर को लिखोगे भी तो, मतलब उससे पहले कुछ पता तो होना चाहिए, कोई नोटेशन तो होनी चाहिए कि क्या लिखने वाले हो। तो इसके पहले मैंने लगा दिया यूजर नेम कॉलन स्पेस। ठीक है, से क्या बन गया मेरा, यूजर नेम बन गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं, यूजर नेम के बाद आपके पास आता है यहाँ पे क्या बनाएंगे, पासवर्ड। अब एक चीज बताओ, जब भी आप किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर पासवर्ड लिखते हो तो क्या वो आपको टेक्स्ट में लिखता है या फिर आपको डॉट डॉट या स्टार स्टार बना के लिखता है? डॉट डॉट और स्टार स्टार हम यूज करते हैं। तो पहले क्या था, HTML के पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि डायरेक्टली वो उसको क्या कर सके, हिडन कर सके। तो उस समय हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में एक वो होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके उनको क्या करते थे, अपने जो नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट होता था उसको क्या बना देते थे, हिडन कर देते थे। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी बाय डिफॉल्ट यूज हम कर सकते हैं, लाइक कौन सी, पासवर्ड वाली। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसे किस तरीके लिखेगा, डॉट डॉट में। नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया NAME, नेम इज इक्वल टू PASSWD एंड ID दे दी इज इक्वल टू PASSWD एंड जस्ट यूज स्लैश एंड क्लोज। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड बन गया। लेट्स सी वहां पे क्या आ रहा है, जस्ट सेव किया मैंने, जस्ट गो ऑन द पेज एंड जस्ट रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे देखो दो फील्ड आ गई। सबसे पहले इनपुट फील्ड है जिसके अंदर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, दूसरी इनपुट फील्ड है जिसके अंदर कुछ भी पासवर्ड लिखने हैं। तो कैसे आ रहा है आपका, हिडन होके आ रहा है ना। तो ये किसके थ्रू हमने किया है, HTML नॉर्मल कोड्स के थ्रू। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसके बाद, अब ये देखो दोनों एक ही लाइन में आ रहे थे, है ना। मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज अ BR टैग, ब्रेक लाइन टैग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक लाइन ब्रेक करेगा यानी नेक्स्ट लाइन पे लेके आएगा, बट वो दोनों एक साथ दिखेंगे। मैंने क्या किया, इसलिए यहाँ पे 2 BR का यूज किया है। ठीक है, जस्ट कॉपी इट ऑल DBR एंड इसको सेव करके जस्ट वहां पे चेक करो, तो यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुली नीचे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जब आपने ये बना लिया इनपुट फील्ड, पासवर्ड हो गया, और क्या हमसे पूछता है, फॉर्म। फिर से हम BR लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। फॉर्म हमसे पूछ देता है ईमेल क्या है आपका, तो मैंने ईमेल यूज किया एंड ईमेल में मैंने यहाँ पे दिया इनपुट टाइप। अब देखो सेम चीज, आप जब कोई भी इनपुट फील्ड पे ईमेल डालते हो तो आपसे क्या कहता है कि आपने @ नहीं लगाया, .com नहीं लगाया, ढंग से आपने ईमेल ID नहीं डाली, तो उस केस में आपका ईमेल लेता नहीं है। तो यहाँ पे भी पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, बट अब आपके नॉर्मल रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज ना करते हम यहाँ पे डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया नेम इज इक्वल टू ईमेल एंड द ID इज इक्वल टू ईमेल एंड जस्ट यूज स्लैश एंड क्लोज। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है, हो सकता है वो आपसे पूछे आपका जेंडर क्या है, तो जस्ट क्रिएट अ जेंडर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जब भी हम जेंडर बनाते हैं तो जेंडर हमारे पास वैसे तो 3 तरीके के हैं, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया और एक अदर हो गया। तो किस तरीके से लिखा होता है कि आपके पास गोल गोल बटन आ रहे होते हैं, उन बटन में से आप कोई एक बटन सिलेक्ट करते हो एंड उसके बाद क्या होता है कि वो जेंडर को सिलेक्ट कर लेता है। तो जो गोल गोल बटन है उनको क्या कहते हैं, रेडियो बटन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट टाइप आपका जाएगा वो किस टाइप का जाएगा, इनपुट टाइप दैट इज रेडियो। ठीक है, स्पेस नेम इज इक्वल टू, हम क्या दे देंगे, किसके लिए बनाना है, मेल के लिए, तो पहले मेल बना लेते हैं। ID इज इक्वल टू मेल, जस्ट यूज स्लैश एंड क्लोज।
फिर कितने होते हैं, 3 तरीके के। तो लेट्स क्रिएट इनपुट टाइप। अब क्या आएगा, फिर से वही रेडियो। दूसरा नेम इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा, फीमेल, एंड आईडी इज इक्वल टू फीमेल। नाउ जस्ट यूज स्लैश एंड क्लोज। नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद वो क्या होगा आपका, अब अदर के लिए होगा, तो इनपुट टाइप, इसके अंदर क्या आएगा, वही रेडियो। नेम इज इक्वल टू अदर एंड आईडी इज इक्वल टू अदर। यूज स्लैश एंड क्लोज। ठीक है, तो तीनों बन गए। इसके बाद लगा देते हैं यहाँ पे दिया, just save, go and refresh the page. So now look at here. क्या वो सेव नहीं किया हमने कोड? ओके, सेव हुआ नहीं था। Now just go and refresh. Now look at here. अच्छा, मैंने बटन तो बना दिए लेकिन उनके आगे कोई लिखा नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके आगे लिखना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा कोड? बंद हो गया। तो मेल के आगे लिख देते हैं मेल, एंड फीमेल के आगे लिख देते हैं फीमेल, एंड अदर के आगे लिख देते हैं अदर। जस्ट सेव, गो एंड रिफ्रेश। ठीक है, आगे बटन्स, अब आप इनमें से जो से चाहो एक बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछ सकता है, हो सकता है आपका फोन नंबर पूछ ले, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हम यहाँ पे बनाते हैं इनपुट टाइप, और यहाँ पे आप लोगों के कॉन्टैक्ट में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में आपको नंबर दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, टेल, तो हम यहाँ पे लेंगे टेल। ठीक है, स्पेस नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया फोन है ना, तो फोन लिख देते हैं, एंड आईडी इज इक्वल टू फोन, एंड जस्ट यूज स्लैश एंड क्लोज। ठीक है, तो हमारी ये वाली फील्ड भी बन के रेडी हो गई। कॉन्टैक्ट आ गया। अब कॉन्टैक्ट के बाद क्या आएगा आपका, BR, एंड BR के बाद और क्या पूछ सकता है आपसे फॉर्म में, हो सकता है कह रहे हैं कि फाइल सेट करो, है ना, या फिर आपसे नंबर्स पूछ सकता है कि आपको लाइक एक रेशियो दे दिया कि इतने नंबर, आपको कितना नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इनपुट टाइप। अगेन इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर, इनपुट टाइप नंबर, नेम इज इक्वल टू, जिसके लिए बना रहे हो मैंने यहाँ पे दे दिया एज के लिए। ठीक है, स्पेस, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो आईडी इज इक्वल टू एज, एंड यूज स्लैश एंड क्लोज, और इससे पहले लगा दो एज। ठीक है, कॉलन, तो एज भी पूछ लिया हमने। अब और क्या पूछ सकता है, हो सकता है उसके अंदर कुछ अपलोड का ऑप्शन हो, फाइल वाइल का, है ना, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं चूज फाइल कॉलन, एंड क्या आएगा आपका इनपुट टाइप, इनपुट टाइप के अंदर आएगा आपका फाइल। अच्छा, हम अगर डेट यूज करेंगे तो डेट बताएगा, डेट एंड टाइम बताएगा, डेट एंड लोकल टाइम बताएगा, तो हम यूज कर रहे हैं फाइल, एंड नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया अपलोड, एंड आईडी इज इक्वल टू अगेन अपलोड। नाउ जस्ट यूज स्लैश एंड क्लोज एंड BR। ठीक है, जस्ट सेव कर दो, गो एंड रिफ्रेश। तो देखो मेरा फॉर्म ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है ना। अब आप इसे चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको पेज पे ले आएगा, आपके एक्सप्लोरर पे, आप वहां से सेट कर लो जो सेव आपको फाइल चाहिए, है ना।
नेक्स्ट और क्या हो सकते हैं? अब पहले एक काम करते हैं, ये फॉर्म ना बहुत साइड में आ रहा है, इसको मिड में लेके आते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, दैट इज अ फॉर्म टैग, क्या कहते हैं, सेंटर टैग, सेंटर। ठीक है, लेट्स गो एंड रिफ्रेश इट। देखो मेरी में आ गया उठ के पूरा। अब इसमें हो सकता है बटन्स आपसे पूछ ले, तो बटन्स लगा देते हैं, है ना। चूज फाइल के बाद अब देखो यहाँ पे बटन ना 4 तरीके के होते हैं। इनपुट टाइप पहला तो होता है जिसे हम बोलते हैं क्या है, सबमिट। सबमिट का मतलब होता है कि अगर आपने सबमिट किया तो जो भी क्वेरी आपने जो भी एक्शन के अंदर फाइल दी है ये उसके ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेम इज इक्वल टू, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, लाइक सेम मैं दे देता हूँ सबमिट, एंड जो उसके बाद आईडी है दैट इज इक्वल टू अगेन सबमिट, एंड उसके बाद आप यहाँ पे दोगे वैल्यू। वैल्यू के अंदर आप जिस तरीके के लिखोगे वहां पे रिप्रेजेंट होगा, तो मैंने वैल्यू के अंदर यहाँ पे दे दिया दैट इज सबमिट, जस्ट यूज स्लैश एंड क्लोज। फिर दूसरा बटन और भी हो सकते हैं, तो हमने एक और बटन यूज किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अब मैंने दोबारा दूसरा कौन सा यूज किया, रीसेट का। फॉर्म में हो रहा है वो सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। नेम रीसेट आईडी रीसेट एंड वैल्यू रीसेट। इनपुट टाइप, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, कस्टम बटन बोलते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बटन, इनपुट टाइप बटन। नेम इज इक्वल टू, किसके लिए बना रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि साइन इन के लिए बना रहा हूँ, तो SIGNIN साइन इन, स्पेस आईडी इज इक्वल टू साइन इन, एंड वैल्यू इज इक्वल टू ओके SIGNIN साइन इन। now just use slash and close, and the fourth type of button होता है that is a type of input type जिसे बोलते हैं hidden। ठीक है, नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई पेज देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दिया नंबर, किसका नंबर होगा, पेज नंबर। ठीक है, मैंने दे दिया पेज नंबर, आईडी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे यूज किया पेज नंबर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया वैल्यू, और इज इक्वल टू मैंने दे दिया 1। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने अलग अलग फॉर्म बनाया अलग अलग पेजेस पे, ठीक है, तो उनमें से आपको सेट करना है कि ये फॉर्म किस पेज से उठ के आया है, तो आप उसके लिए हिडन लगा दो। तो हिडन में क्या होगा कि बंदे को वहां पे तो कुछ शो नहीं होगा, बट एग्जैक्टली पीछे पेज नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ जस्ट सेव एंड जस्ट गो एंड रिफ्रेश इट। नाउ लुक एट हियर, 3 बटन आ गए, एक तो सबमिट वाला बटन आ गया, एक रीसेट आ गया और एक साइन इन आ गया, है ना। थोड़ा सा फॉर्म को और एडिटेबल बनाते हैं, बढ़िया दिखे ताकि, तो सबसे पहले तो इसके नीचे लगाते हैं फॉर्म के बाद, सेंटर के बाद दैट इज BR टैग। ये क्या आ गया, BR, एंड एक और लगा देते हैं BR। ठीक है, जस्ट सेव, गो एंड रिफ्रेश, एक स्पेस आ गया। अब एक ही वाली लाइन भी यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, तो HR को कॉपी मार लेते हैं, कहाँ गया HR हमारा, just copy HR and come and इसके नीचे लगाते हैं HR, फिर उसके बाद BR अगेन लगा देते हैं। इसको रिफ्रेश। ठीक है,
थोड़ा ज्यादा स्पेस हो गया, कम कर लेते हैं। कहाँ गया, ये हटा दो एक। सेव गो एंड रिफ्रेश। अभी भी ज्यादा है, अरे क्या हुआ? एक और कम करना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा। सेव गो एंड रिफ्रेश। अब ठीक है ना। अब इसमें हेडिंग भी होनी चाहिए ना, तो फॉर्म की एक हेडिंग सेट कर दें। तो फॉर्म की हेडिंग बना देते हैं। तो फॉर्म की हेडिंग के लिए हम यहाँ पे सेंटर टैग के नीचे ही यूज कर रहे हैं, दैट इज अ कैप्शन टैग। ठीक है, तो कैप्शन टैग के अंदर मैंने लिख दिया यूजर एंट्री फॉर्म, जस्ट सेव एंड गो एंड रिफ्रेश। तो देखो यूजर एंट्री फॉर्म लिख के आ रहा है, बट कुछ बढ़िया सा नहीं दिख रहा हमें कैप्शन में। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले तो इस कैप्शन को डालते हैं H2 के अंदर। ठीक है, साइज जो हम हेडिंग का ले रहे हैं वो ले रहे हैं H2। सेव गो एंड रिफ्रेश। ठीक है, उसके बाद बड़ा सा हुआ। अब इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग करते हैं, लाइक इसके नीचे लगाते हैं एक अंडरलाइन। तो यहाँ पे यूज कर लिया मैंने यू टैग, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल सी, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, तो एक पूरी अंडरलाइन आ गई। अब ये जो फॉर्म है, फॉर्म के आप सारी अगर इनपुट फील्ड देखो तो एक बराबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी बराबर कर लेने। क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्पोसेंट एनबीएसपी। अब जैसे बटन्स हैं, बटन्स के बीच में अगर आप स्पेस देखो तो देयर इज ओनली वन कैरेक्टर स्पेस। मैं चाहता हूँ थोड़ा ज्यादा स्पेस हो, तो यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे एम्पोसेंट एनबीएसपी। इसे कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, बट ये एक कैरेक्टर का स्पेस जनरेट करता है। तो कंट्रोल सी, 1 2 3 4, मैंने टोटल 4 लगाए हैं यहाँ पे। जैसे रिफ्रेश देखो स्पेस आ गया कितना, 1 2 3 4 और एक पहले से था 5। राइट, ओके। सो यही हम सब जगह लगाएंगे। इसके बाद भी लगा देते हैं 1 2 3 4, सेव गो एंड रिफ्रेश। बटन्स के बीच में स्पेस आ गया, दैट्स कूल। अब उसके बाद क्या है, ऊपर के सारे वो एडिट कर लेते हैं। तो इनपुट फील्ड के बाद एक एनबीएसपी लगाते हैं पहला। दूसरा पासवर्ड के बाद लगेगा 1 2 3, सेव गो एंड रिफ्रेश। उसके बाद ईमेल के बाद लगेगा, तो ईमेल में लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6, सेव जस्ट गो एंड रिफ्रेश। अभी नहीं लगा, 6 7 जो भी है, एक दो और बढ़ा दो। ओके, वन मोर, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, फिर जेंडर इज सफिशिएंट, बट जेंडर में भी थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत है हमें, तो एक दो दो लगा के देख लेते हैं। बढ़िया। फिर कांटेक्ट, डेफिनेटली कांटेक्ट में लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, गो एंड रिफ्रेश। ज्यादा हो गया एक, हटा दो। अभी भी एक ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एज है, तो एज में लगाना पड़ेगा ओके, एज हो गई बराबर, है ना। उसके बाद क्या है, चूज फाइल। चूज फाइल में स्टार्टिंग में लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, ये जिस टाइप के कोडिंग कर रहा हूँ, अगर आप किसी उस पेज पे करोगे तो आपको वहां पे इस तरीके से नहीं करना होता है। वहां पे ऑटोमेटिकली जो आपका पेज कोडिंग है वो आप किसी सीएसएस के थ्रू करते हो, ये जो स्पेसेस का है। बट हम यहाँ पे कंप्लीट सीएसएस यूज नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई क्या है, एनबीएसपी से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बियार नीचे लेके थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सेव गो एंड रिफ्रेश। ये कहाँ पे लग गया, कंट्रोल एक्स।
ठीक है। सो अब आप इसके अंदर कुछ भी फिल करोगे वो नॉर्मल जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया। अब देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे कहता है कि आपने @ नहीं लगाया, यानी ईमेल आईडी गलत है आपकी। ठीक है, कॉन्टैक्ट में मैं सेट कर सकता हूँ, इसमें मैं नंबर सेट कर सकता हूँ, कोई एक जाएगा। तो जैसे मैंने 2 नंबर सेट कर दिया, इसको डिक्रीज कर सकते हैं हम, है ना। कितनी एज है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो चूज होगी फाइल जो सी चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। लाइक मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, ओके किया, इमेज क्या हुई सिलेक्टेड। रीसेट पे क्लिक करेंगे सब कुछ हट जाएगा, साइन इन पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, जबकि सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली callback.php पे लेके जाएगा, जो हमने फाइल यहाँ पे क्रिएट एक्शन के अंदर डाली थी। ठीक है, समझ में आया गाइस कैसे बना रहे हैं फॉर्म अपना? यस सर। बढ़िया। सो ये था आपका कस्टम फॉर्म जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो क्रिएट करेंगे वो हम होगा अपना PHP। तो अब हम चलेंगे डायरेक्टली PHP के ऊपर और देखेंगे PHP कोड किस तरीके से काम करता है। उसी में PHP के आपको कोडिंग समझ में आएगी कैसे करी जाती है, प्लस आपकी क्वेरीज कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया था डेटाबेस, तो MySQL डेटाबेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो MySQL डेटाबेस किस तरीके से चलता है, दोनों तरीके से, लाइक मैनुअल कैसे होगा उसका और क्वेरीज बेस पे कैसे होगा। तो आपको क्या है, लाइक आगे चल के आपको SQL इंजेक्शन टॉपिक मिलेगा, तो उसमें क्या है क्वेरीज लिखनी होती है। तो वहां पे क्वेरीज आप किस तरीके से लिखते हो, कौन कौन सी क्वेरीज हैं, तो यहाँ से इस जो अब हम PHP करने वाले हैं इसके थ्रू आपको सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव। लोकल सर्वर में एप्लीकेशन दैट इज अ क्रूड एप्लीकेशन। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये एक एम्प्लॉय का फॉर्म है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है PHP के थ्रू। एंड इसके अंदर जो फॉर्म क्रिएट करने में मेथड यूज हुआ है दैट इज अ टेबल फॉर्मेट। कौन सा हमने यूज किया है, टेबल फॉर्मेट का यूज किया है। ठीक है, सो आपको अगर टेबल फॉर्मेट नहीं आता है, टेबल फॉर्मेट के अंदर केवल 3 तरह के टैग यूज होते हैं। तो TR टैग है, एक पहला टेबल टैग है, दूसरा TR टैग है, तीसरा आपका TD टैग है, एंड बीच में एक और टैग आ जाता है दैट इज अ TH टैग, जो कि आपका क्या है टेबल हेडिंग, TR टेबल रो एंड TD दैट इज अ टेबल डेटा। सो हम जो भी टेबल डेटा इंसर्ट कराने हैं वो हम डाल सकते हैं TD के थ्रू। अगर उसे हमें थोड़ा डार्क हेडिंग स्टाइल में करना है, जैसे कि EID ई नेम डेजिग्नेशन ये जो लिखे हैं, है ना, ये क्या है TH के थ्रू डिजाइन किए गए ताकि थोड़े से डार्क एंड लेस लाइक हेडिंग, है ना। और नॉर्मल उसके बाद हमने टेबल टैग किस लिए, ताकि पूरा जितने भी टेबल्स के टैग हैं वो एक एक उसमें आए। रोज, अब TR टैग यूज होता है रोज के लिए, तो यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी रोज हैं 9। ठीक है, तो क्लियर है ना रोज का कॉन्सेप्ट। यस एंड कॉलम कितने हैं यहाँ पे, सर 2 कॉलम, 2। एग्जैक्टली यहाँ पे 2 कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम जो है जिसके अंदर आपके इनपुट्स आ रहे हैं, दूसरा कॉलम जिसमें इमेज लगी हुई है। ठीक है, 2 कॉलम विद 9 रोज। ठीक है, सो अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ डेटा एंट्रीज करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसका डेटाबेस चेक कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से चला गया अपने लोकल होस्ट पर एंड लोकल सर्वर पे जाके मैंने PHP माई एडमिन को एक्सेस किया है यहाँ से। सो PHP माई एडमिन कुछ इस तरीके का दिखता है गाइस। ठीक है, ये पूरा PHP माई एडमिन है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे अलग अलग डेटाबेसेस आने हैं। तो दीज आर ऑल द डेटाबेसेस व्हिच इज क्रिएटेड हियर। आई ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस की लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो डेटाबेस है, अब देखो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि अब ये मैं कोड में आपको यही चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, याद रखना। एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है। ठीक है, किस नाम का डेटाबेस है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस के अंदर T नाम की टेबल है। किस नाम की टेबल है, T नाम की। ठीक है, एंटर किया। T नाम की टेबल के अंदर 3 एंट्रीज पड़ी हुई हैं, जिन एंट्रीज में कुछ एट्रीब्यूट्स है जैसे EID ई नेम डेजिग्नेशन सैलरी सिटी मोबाइल।
अब अगर आप यहाँ से इन एट्रीब्यूट्स को ध्यान से देखो तो ये एट्रीब्यूट्स आपको इसकी तरह नहीं लग रहे, ईआईडी, ई नेम, डेफिनेशन, सैलरी, सिटी, मोबाइल, यही है सारे, है ना? हाँ Yes, sir. तो इन एट्रीब्यूट्स में अब हम जो भी इनके अंदर डेटा फिल करेंगे वो सारा डेटा जाके कहाँ स्टोर होगा, यहीं पे तो स्टोर होगा, राइट? सो अब स्टोर करते हैं सबसे पहले डेटा, फिर डिलीशन करेंगे, अपडेशन करेंगे, इस तरीके की एक्टिविटीज हम करने वाले हैं जो जो वहां पर है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 डेटा है, पहले देख लो, ईआईडी नंबर 10, ईआईडी नंबर 4, ईआईडी नंबर 2, ठीक है? जिसके नेम किरण, अरबाज एंड अश्विन है, डेफिनेशन स्टैक डेवलपर, हैकर और सैलरी 45,000, 20,000, 40,000, सिटी दिल्ली, मुंबई दिल्ली एंड मोबाइल नंबर 120 से 120, राइट? क्लियर? सो अब यहाँ पे मैं गया, मैंने डेटा को इंसर्ट किया, तो मेरे पास ऑलरेडी 2, 4 और 10 यूज हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर देता हूँ 1 और नेम जो है आई एम जस्ट यूजिंग अ नेम दैट इज लाइक अनुराग, ठीक है? डेफिनेशन क्या होगी, लाइक अनुराग को हम बना देते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर, ठीक है? सैलरी अनुराग की है दैट इज 20,000 एंड सिटी जो है दैट इज दिल्ली एंड मोबाइल नंबर जो है वो 1234567890, ठीक है? अब ध्यान से देखना क्या क्या होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले क्लिक किया इंसर्ट बटन पे, किस पे क्लिक करा मैंने, इंसर्ट पे। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हुआ क्या क्या लिख के आया, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, कैसा आया, एक पॉपअप के थ्रू आया है ना, वन रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। ओके करोगे वापस से फॉर्म पे आ जाएगा। चलो उधर चले, यहाँ से आके रिफ्रेश किया तो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे एक एंट्री हो गई 1 नाम से, जिसका नेम है अनुराग, ग्राफिक डिजाइनर है, 20,000 है, दिल्ली में है और ये उसकी क्या है, मोबाइल नंबर। एक और एंट्री मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री दी आईडी नंबर 5 की, ठीक है? और नेम जैसे मैंने यूज किया है यहाँ पे, लाइक आई एम जस्ट यूजिंग अ नेम ज्योति एंड टेक्नीशियन दे दी ज्योति की, ज्योति है जावा डेवलपर, सैलरी जो है वो ज्योति की है 25,000 एंड सिटी जो है दैट इज नोएडा एंड मोबाइल नंबर दैट इज सिमिलर एंड क्लिक टू इंसर्ट। वन रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, राइट? रिफ्रेश इट, नाउ लुक एट हियर, आईडी नंबर 5 की एंट्री यहाँ पे हो गई, किसके नाम से, ज्योति के नाम से। Now look at here, ज्योति जावा डेवलपर 25,000 नोएडा एंड दिस इज द एंट्री। क्लियर है? अब आते हैं डिलीट पे। तो डिलीट करने के लिए आप किसी ना किसी नेम के बेस पे डिलीट करोगे। मैंने यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा रखा है गाइस, तो इसलिए पहली बात तो ये एक लाइन में नहीं आ रहे पीछे डेटाबेस में, है ना, कि नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे एंट्रीज हो रखी है। प्लस मैं जो डिलीट कर रहा हूँ मैं किसी के बेस पे भी डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लगाई है कि ईआईडी के बेस पर ही डिलीट हो या रेगुलेशन के बेस पर ही डिलीट हो, यहाँ पे मैं किसी भी एट्रीब्यूट के बेस पे डिलीट कर सकता हूँ। सो आई एम जस्ट सिंपली सेट कि अरबाज वाला जो डेटा है, अरबाज जो है वो डिलीट हो जाए, या फिर मैं कहता हूँ अनुराग जो है वो डिलीट हो जाए, नंबर 1 वाला। मैंने यहाँ पे नंबर 1 डाला, जस्ट सिलेक्ट किया एंड क्लिक टू डिलीट। डिलीट पे क्लिक करते क्या है लिख के, वन रिकॉर्ड इज डिलीटेड। नाउ जस्ट लुक एट हियर, गो एंड रिफ्रेश द रिकॉर्ड्स, तो अनुराग यहाँ से क्या हुआ, गायब हो गया, है ना? फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फिर अपडेट डिलीट में किसी और के नेम पे भी कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या कहा कि अरबाज जो है उसको डिलीट कर दो, नंबर 4 वाले को। तो मैंने यहाँ पे इस बार नेम के बेस पे डिलीट कर रहे हैं, आई एम जस्ट यूजिंग अ नेम दैट इज अरबाज एंड जस्ट क्लिक टू डिलीट। देखो वन रिकॉर्ड इज डिलीटेड, राइट? जस्ट गो एंड रिफ्रेश इट, तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब अपडेट करना है, तो अपडेट में क्या होगा, अपडेट में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि ईआईडी जब तक नहीं पता होगी पर्सन की तब तक उनमें से इसमें से कोई सी भी फील्ड क्या है अपडेट नहीं हो सकती। तो फर्स्टली द यूजर गेट टू नो व्हाट इज द ईआईडी ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है? जब तक एम्प्लॉय की आईडी नहीं है तब तक इनमें से एक भी फील्ड अपडेट नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर 5, जो मैंने किसको दी थी, ज्योति को दी थी। तो मैं ज्योति के नाम को रिप्लेस कर देता हूँ विद अनदर नेम दैट इज अ मयंक, ठीक है?
तो जिसकी आईडी नंबर 5 है उसका नेम जो है वो रिप्लेस कर दो, जो भी वहां पे पड़ा है उससे रिप्लेस करके मयंक कर दो एंड जस्ट क्लिक टू अपडेट। अपडेट पे क्लिक करते आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड, बढ़िया। वहां जाओ, जस्ट रिफ्रेश एंड मयंक की एंट्री हो गई, ठीक है। सो एक और एंट्री मैं दोबारा से कर लेता हूँ दिखाने के लिए। तो आई एम जस्ट यूजिंग अगेन आईडी नंबर 4, है ना। एंड इस बार जो मैं नेम यूज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ नेम लाइक संकेत एंड डेग्नेशन ले लेते हैं, दैट इज हैकर। सैलरी ले लेते हैं, दैट इज लाइक 40,000 एंड सिटी ले लेते हैं दिल्ली, मोबाइल नंबर सेम एंड जस्ट क्लिक टू इंसर्ट। क्यों किया है, अभी जब सर्च हम करेंगे तो उसके लिए मैंने दोबारा से एक एंट्री और डाली है, ठीक है। अब देखो, अब डिस्प्ले है, मैंने जैसे डिस्प्ले पे क्लिक किया सारा डेटा डेटाबेस में पहले तो सिलेक्ट हुआ। कौन सा डेटा, ये सारा जितना भी एंट्री हमने कर रखी है ये सारी एंट्री सिलेक्ट हुई और इन सिलेक्ट एंट्रीज को फेच कराया गया कहाँ पे, आपके यूआई लेवल पर यानी कि क्लाइंट साइड पे। तो यहाँ पे डिस्प्ले रिकॉर्ड करके आ गया जिसके अंदर सारी एंट्रीज आपको क्या होनी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिस्प्ले समझ में आया। अब क्लियर क्या है, क्लियर इज सिमिलर, लाइक मैंने एंट्रीज भरी और क्लियर पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, रीसेट वाले के सिमिलर हो गया। यानी यहाँ पे रीसेट का कोड यूज किया गया है बट उसका नाम जो है वैल्यूज के अंदर क्या दिया गया है, क्लियर। समझ में आया गाइस। यस सर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये 5 बटन्स का यूज देख लिया। है नीचे फाइंड, तो मैंने यहाँ पे जाके फाइंड किया कि जो पर्सन, देखो फाइंड किसी में से भी कर सकता है। लाइक मैंने यहाँ पे जो भी चीज भरी अगर वो ईआईडी में मैच करती है तो उससे फाइंड कर दे, अगर ईनेम में मैच करती है तो उससे फाइंड कर दे, अगर डेफिनेशन मैच करती है तो उससे फाइंड कर दे, सैलरी में करती है तो उससे कर दे, सिटी में करती है तो उससे कर दे, मोबाइल नंबर करती है तो मोबाइल नंबर के बेस पे कर दे। मैंने यहाँ पे जाके डाल दिया दैट इज मैनेजर, ठीक है, एंड क्लिक टू सर्च। तो मैनेजर क्या होगा, डेफिनेशन होगा, राइट। तो अब ये डेफिनेशन में मैच कर रहा है, जस्ट क्लिक टू सर्च। सर्च करेगा, सर्च करने के बाद क्या इसे कोई रिकॉर्ड मिला मैनेजर का, नहीं मिला, बिकॉज मैनेजर नाम की कोई भी एंट्री नहीं है। मैंने इससे कहा भाई जो हैकर है उन्हें फाइंड कर दो, तो मैंने हैकर पे क्लिक किया, जस्ट क्लिक किया सर्च, नाउ लोकेट हियर, दीज आर 2 हैकर्स व्हिच इज अवेलेबल हियर। तो उनका डेटा मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे इसने दिखा दिया, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि जिनके नंबर जो है वो ये वाले हैं उनको शो कर दो, तो मैं सर्च किया, now look at here all the persons which is having a same number that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो नंबर यहाँ पे सेट हो गया, क्लियर है। यस। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। इफ यू वांट टू सर्च द सिटी बेसिस, जैसे यहाँ पे जाओ और टाइप कर दो दिल्ली, तो जो दिल्ली से रिलेटेड है वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। हमने गलत लिखा था क्या, दिल्ली। Now look at here. There are 3 people which is located in Delhi. मैं कहता हूँ, मैं लिख देता हूँ नोएडा। नोएडा में जो है, क्लिक किया, now look at here. Only the one person, that is Mayank, which is a the technician is a Java developer and located in city of Noida. तो गाइस फॉर्म का वर्किंग प्रोसेस समझ में आ गया ना, कैसे काम कर रहा है। यस सर। यस सर। अब फॉर्म की कोडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इसका कोड ओपन करना पड़ेगा। कोड कहाँ पे मैंने डाल रखा है, लोकल सर्वर पे, ये देख लो। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप लोकल सर्वर पे जाते हो तो उस केस में आपको किस पे जाना है, अपने सी ड्राइव में जाना है। वहां पे आपको वैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा, जस्ट ओपन द वैम्प फोल्डर एंड www नाम का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर मैंने ये डाल रखा है दैट इज अ क्रूड एप्लीकेशन। जस्ट इसे ओपन कर लो, दिस इज द फाइल। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस में ही, और इस ब्रैकेट्स वाले को कर देते हैं क्लोज। Now look at here, these are all the code of this particular PHP form, ठीक है। तो अब समझ लेंगे करके कैसे डिजाइन किया गया है, ठीक है, तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो HTML टैग को स्टार्ट करना है और नीचे जाके HTML टैग यहाँ पे क्लोज हो गया।
फिर बॉडी स्टार्ट हुई थी तो बॉडी क्लोज हो गई, फॉर्म टैग है क्लोज, और वो टेबल टैग क्लोज है। तो हेड सेक्शन स्टार्ट हुआ, हेड क्लोज है, इसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अगर मैं वहां पे जाके चेक करूं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेज, तो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइटल में है ना। फिर उसके बाद क्या है, बॉडी स्टार्ट हुई। अब देखो बॉडी में सबसे पहले फॉर्म टैग स्टार्ट किया, एक्शन। एक्शन के अंदर मैंने कोई भी फाइल का नाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, बिकॉज PHP कोड सेम फाइल के अंदर है जिसमें HTML है। अगर आपकी PHP कोड सेम फाइल के अंदर है जिसके अंदर HTML पड़ा है, तो उसमें आपको एक्शन के अंदर कुछ नहीं देना होता। लेकिन अगर यहाँ पे ये फाइल मैं डाल रखी थी क्रूड एप्लीकेशन में, PHP कोड को मैं अलग से एक फाइल में इंक्लूड कराऊं, दैट इज लाइक callback.php करके, एंड उसके अंदर अगर मैं उसके कोड को डालता हूं तो वो किस टाइप, तो उसके लिए हमें एक्शन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या नाम है। नेक्स्ट है मेथड। तो मेथड आपका पोस्ट है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू मेथड थिंग्स राइट, फॉर्म के अंदर। बढ़िया। नेक्स्ट मैंने, अब देखो पहली रो आई, कौन सी रो आई, TR रो, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे क्लोज, ठीक है। जिसके अंदर TH के अंदर हमने नाम दिया है उसे, क्या नाम दिया है, द नेम इज एम्प्लॉय डिटेल्स। तो नाउ लुक एट हियर द फॉर्म। तो फॉर्म के ऊपर सबसे पहले लिख के आ रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट। तो वो किसके थ्रू हुआ हमारा, TR पहला वाला, यानी पहली रो का कोड। दूसरा, फिर मैंने उसी के अंदर एक और TR यूज किया, इस TR को यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया है। TH के अंदर मैंने क्या किया है, एक इनपुट फील्ड ली है जिसमें उसका सेट टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, EID एंड वैल्यूज के अंदर कुछ नहीं, क्योंकि हमने बटन नहीं बनाया ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेम EID दिया। अब देखो गाइस, ये जो नेम है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, फॉर्म के अंदर EID है, EID का डेटा इसके अंदर कलेक्ट होगा, ठीक है। और कहाँ पे कॉल होगा, बैकग्राउंड पे इस EID पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम में दिया है EID, फिर उसके बाद इमेज यूज करी गई है, फिर उसके बाद e-name बनाया जिसमें हमने नेम दिया है e-name, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन बनाया जिसमें हमने नेम दिया है डेजिक, है ना। देखो पीछे बैकग्राउंड पे डेजिक आ रहा है, डेजिक, राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ओपन हो गया, हाँ, फिर उसके बाद सैलरी। तो सैलरी के लिए इनपुट टाइप एग्जैक्ट सैलरी ही यूज किया है, सिटी के लिए सिटी ही यूज किया है, मोबाइल नंबर के लिए मोब यूज किया है। तो अगर आप कोड में देखोगे तो मोब है यहाँ पे डेटाबेस एट्रीब्यूट में, है ना। फिर उसके बाद अब बटन्स बनाने, तो देखो इनपुट टाइप क्या यूज किया गया है, सबमिट। जो अभी हमने फॉर्म बनाया था उसमें बटन बनाया था, इनपुट टाइप सबमिट, नेम इंसर्ट एंड वैल्यू इंसर्ट। तो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे इंसर्ट क्या है, वैल्यू सबमिट बटन की, ठीक है। दूसरा क्या है उसके बाद, डिलीट। तो इनपुट टाइप सबमिट ही रहेगा, बट जो नेम डिलीट हो जाएगा एंड वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो ये भी एक एक्शन ही है, callback.php के अंदर ही लेके जा रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे सबमिट टाइप यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास अपडेट। तो अपडेट के लिए इनपुट टाइप सबमिट एंड द नेम इज इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इज इक्वल टू अपडेट, नेम इज इक्वल टू आल्सो अपडेट। डिस्प्ले है, क्लियर है, ठीक है। क्लियर किसके लिए, रीसेट के लिए। फिर फाइंड के लिए देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड डेटा, फाइंड डेटा ये लिखा है, एक इनपुट फील्ड बनाई खाली और इसके आगे एक बटन बना दिया। तो देखो हमने सबसे पहले इनपुट फील्ड बनाई खाली, इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी, ब्लैंक, एंड दूसरा इनपुट टाइप में क्या कर लिया, एक नाम दे दिया, दैट इज सर्च। क्लियर है। और यहाँ पे HTML को हमने फाइनली आके क्लोज कर दिया। तो गाइज ये हमारा बन गया फॉर्म का स्ट्रक्चर क्लाइंट साइड पर, है ना। अब आते हैं PHP कोड के ऊपर। अब इसकी कनेक्टिविटी चाहिए, तो जो मैंने आपको चीजें बोली हैं उनको अगर आप याद रख पाए हो तो आपको इजीली समझ में आने वाला है किस तरीके से यहाँ पे PHP कोड काम कर रहा है। जैसे नेम मैंने कहा था याद रखना, दैट इज मस्ट रिमेंबर, राइट। सो आपने नेम आई होप याद रखे हो। तो उस केस में सबसे पहले हमारा PHP कोड स्टार्ट होता है विद एंगुलर ब्रैकेट ऑफ क्वेश्चन मार्क विद PHP। तो हमने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, PHP लगाया, दिस इज द स्टार्टिंग टैग ऑफ PHP, and for the closing tag we are using what, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज ऑफ एंगुलर ब्रैकेट। तो उससे क्या होगा, मेरा PHP कोड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब कोड पे आ जाते हैं। कोड में मैंने आपसे कहा था कि ये जो नेम्स हैं इनको याद रखना आप।
तो सबसे पहला नेम था EID, दिस इज द नेम। वैल्यू उठी इनपुट टाइप पैरामीटर से, ठीक है, इनपुट टाइप से $_ मेथड के थ्रू आपका डेटा गेट हो रहा है, बिकॉज हमने मेथड में पोस्ट यूज किया है, अदरवाइज गेट करते हैं $_ गेट हो जाता। एंड इस वैल्यू को उठा के जो इस इनपुट फील्ड के अंदर डाली गई थी उसको उठा के हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, दैट इज वेरिएबल ऑफ EID। तो वेरिएबल असाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं गाइस $। तो अगर आपने इसे C पढ़ रखा है तो C में आपको पता होगा इंटीजर बनाना है, तो इंट स्पेस a इज इक्वल टू 10। तो 10 जो है जो स्टोर हो रहा है a के अंदर, और a है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, है ना। किस किस से पढ़िए C? हेलो सर मैंने पढ़ी। किसी नहीं पढ़ी? बढ़िया बड़ी चलो, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया वेरिएबल कैसे क्रिएट हो रहा है। अच्छा, पाइथन वगैरह पढ़ी हो, जावा पढ़ी हो, तो उसमें वेरिएबल आपने कभी ना कभी तो बनाए होंगे। तो यहाँ पे $EID के नाम से वेरिएबल है। वेरिएबल को आप बोल सकते हो जस्ट लाइक अ बॉक्स, जो भी डेटा आएगा EID का वो उस बॉक्स के अंदर जाके क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर नेम के अंदर जो भी डेटा है वो फिल हो जाएगा $ename में, डेफिनेशन वाला डेटा $desig में फिल हो जाएगा, सैलरी वाला सैलरी के अंदर फिल हो जाएगा, सिटी वाला सिटी के अंदर फिल हो जाएगा, है ना, मोबाइल वाला मोबाइल में फिल हो जाएगा, और फाइंड वाला फाइंड के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया किसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर। क्लियर है ना गाइस? यस बढ़िया। सो हमने डेटा कलेक्ट किया वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अभी जो डेटा कलेक्ट हुआ है इस डेटा, अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अब PHP, अब उसके MySQL के कोड्स देखते हैं किस तरीके से करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें बनाना है कनेक्शन। किसके बीच में कनेक्शन बनाना है, ये जो फाइल के अंदर डेटा कलेक्ट हुआ है इस फाइल का, और उस डेटाबेस जो हमारे किस पे है, सर्वर पर है, उस सर्वर के डेटाबेस के साथ हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है इस फाइल का। तो कैसे कनेक्शन बनता है ये समझो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्वेरी यूज करोगे आप, दैट इज MySQLi_connect। ये क्वेरी है जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे MySQLi_connect, जिसके अंदर हमने पास किया है लोकल होस्ट। तो अभी हमारा डेटाबेस कौन से सर्वर पर है, लोकल सर्वर पर है, दैट्स आई एम यूजिंग हियर, दैट इज अ लोकल होस्ट। इसमें यूजर नेम सेट किया, दैट इज अ रूट, एंड पासवर्ड ब्लैंक। तो जब मैंने phpMyAdmin पे क्लिक किया था तो उससे मुझसे कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा था, है ना। जबकि ओरिजिनल डेटाबेस पे अगर आप किसी वेबसाइट के जाते हो तो वो आपको वहां पे पासवर्ड सेट करना कंपलसरी होता है। अगर आप सेट नहीं करोगे तो कोई भी पर्सन आपके डेटाबेस के अंदर एंट्री ले सकता है, राइट। दैट्स हम वहां पे पासवर्ड को सेट करते हैं, और लोकल होस्ट की जगह पे उस प्रॉपर डोमेन का नाम देते हैं, दैट इज लाइक जैसे कि गूगल है तो google.com, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सर्वर नेम हो जाएगा, दैट इज अ google.com। google.com के सर्वर के साथ यूजर नेम, रूट एंड पासवर्ड जो भी है उसका हमने सेट किया 1 2 3 4 जस्ट लाइक, उसके साथ कनेक्टिविटी बनाओ, और उस पूरी क्वेरी को हम चाहे तो बार बार रन कराएं, क्योंकि हमें हर कमांड के साथ इस क्वेरी को लिंकअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, दैट इज अ कॉन नाम के वेरिएबल में, यानी पूरी क्वेरी एक बार में रन होगी अगर हम कॉन को बार बार कॉल करेंगे तो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया, अब जैसे कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो गया, अब क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस को। फर्स्ट टाइम आप एक बार तो डेटाबेस क्रिएट करोगे, देखो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ जाओ, ठीक है, और ऊपर जाके न्यू पे क्लिक करो, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दो, और क्रिएट पे क्लिक करके नया डेटाबेस बना लो। दूसरा तरीका ये है कि आप बेटर वे यूज करो, क्वेरीज यूज करो। क्वेरीज में जो डिफॉल्ट क्वेरी होती है फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, दैट इज अ क्रिएट डेटाबेस, एंड डेटाबेस का नाम दैट इज अ एम्प्लॉय। तो हमने क्या किया, क्रिएट किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है, ठीक है। अब इसको उठा के मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया $C नाम के वेरिएबल में, ठीक है। पूरी क्वेरी को, इस पूरी क्वेरी को $C के अंदर डाला, लेकिन ये क्रिएट कब होगा, कहाँ पे क्रिएट होगा, इस वाले सर्वर पे क्रिएट होगा ना। तो हमें इस सर्वर को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा इस वाली क्वेरी के साथ। तो कनेक्ट कैसे करना है, उसके लिए हमने MySQLi_query जो डिफॉल्ट क्वेरी है कनेक्शन
जिसमें हमने $C को कनेक्ट किया है $con के साथ। हमेशा राइट टू लेफ्ट कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, $C को कनेक्ट किया है। $C क्या, क्रिएट करो टेबल डेटाबेस जिसका नाम है एम्प्लॉय। किसके अंदर क्रिएट करो, इस वाले कनेक्शन के अंदर क्या है, लोकल होस्ट के अंदर जाना, वहां पे रूट से लॉगिन करना, पासवर्ड कुछ नहीं है, और वहां पे एक डेटाबेस बना देना, किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से। समझ में आया। और इस पूरे को हमने उठा के डाल दिया RES के अंदर। क्लियर है ना गाइस, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। यस सर। यहां से समझते चलो, बिकॉज यही क्वेरीज हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। कहीं डाउट हो तो आस्क। नेक्स्ट है सिलेक्शन। अब देखो ये डेटाबेस बन तो गया, लेकिन डेटाबेस सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। अब देखो डेटाबेस बन गया, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे डेटाबेस है। अब इनमें से कौन सा डेटाबेस के अंदर हमें एंट्री लेनी है ये तो पता चले। तो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस। सिलेक्शन ऑफ डेटाबेस के लिए बाय डिफॉल्ट जो क्वेरी होती है दैट इज mysqli_select_db। mysqli_select करो db डेटाबेस को। कौन से डेटाबेस को, एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस को। किसके अंदर सिलेक्ट करो, $con क्या है, लोकल होस्ट में से। समझ में आया। और इस पूरी क्वेरी को उठा के डाल दिया डीबी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आएगा क्रिएशन ऑफ टेबल। अब डेटाबेस सिलेक्ट हो गया तो उसके अंदर टेबल भी तो बनानी पड़ेगी। तो डेटाबेस हमारा क्या है, एम्प्लॉय के अंदर कौन सी टेबल है, टी नाम की टेबल है, राइट। तो टेबल तो डिजाइन करनी पड़ेगी। तो टेबल को डिजाइन करते हैं, क्रिएशन ऑफ टेबल। तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्वेरी होती है क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम क्या है, टी। क्रिएट करो टेबल जिसका नाम हो टी, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स बनाओगे, उनके पैरामीटर्स बताओगे किस टाइप के हैं वो। तो मैंने EID एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में होगा, नंबर्स में। ई नेम varchar में। किसने डेटाबेस पढ़ा है, Yes, sir. पढ़ा है लेकिन टाइम हो पढ़ा है लेकिन। टाइम। हेलो Anurag, your voice is going to break. Your voice is not audible properly. कह रही है। देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कैर, एक होता है varchar, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। कैर के अंदर अगर हम यहाँ पे varchar की जगह पे केवल कैर यूज करें और 20 स्पेस दिया है, तो होगा क्या कि 20 कैरेक्टर्स का स्पेस पर्टिकुलर असाइन हो जाएगा ई नाम के एट्रीब्यूट के साथ। तो एम्प्लॉय नाम के एट्रीब्यूट में 20 नाम का कैरेक्टर स्पेस जो है वो कंज्यूम हो गया। अब चाहे जो नेम है वो हो सकता है जैसे अनुराग, विच इज हैविंग टोटल 6 कैरेक्टर्स, राइट। बट बाकी के जो 14 कैरेक्टर्स हैं वो एज ए नल कैरेक्टर्स यूज होंगे और स्पेस को कंज्यूम करेंगे। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे varchar को यूज करते हैं। varchar करता क्या है, varchar सारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनमें से केवल उन्हीं सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को उठाता है जिनका उसको यूज करना है। लाइक जैसे कि 20 दिया है तो 20 में से अगर मुझे जैसे अनुराग में कितने 6 कैरेक्टर्स यूज हुए, बाकी के 14 कैरेक्टर्स वो नल कैरेक्टर नहीं बनाएगा, उनको आगे फ्यूचर में यूज करने के लिए यूज कर लेगा, ठीक है। तो वो क्या है, varchar के थ्रू हम अपने डेटाबेस के स्पेस को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। डेफिनेशन अगेन कैरेक्टर्स में होगी, सैलरी इंटीजर में होगी, सिटी जो है वो varchar में होगी अगेन, एंड मोबाइल जो है वो बिगिन में होगा। बाय डिफॉल्ट इंटीजर जो है वो केवल 9 डिजिट तक के नंबर्स को ही सेव कर सकता है। जैसे ही हमें 10 डिजिट कोई मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट्स का होता है उसको सेव करना है तो हमें बिगिन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये टेबल हमने क्रिएट करी है, क्रिएट कब होगी, जब हम इसे लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तभी तो क्रिएट होगी उसके अंदर जाके। तो उस केस के लिए इसको हमने $C में डाला एंड mysqli_query को कनेक्ट किया है कनेक्शन के साथ विद $C। तो $C कनेक्ट हो गया कनेक्शन में, यानी लोकल होस्ट के साथ रूट से इन करेगा और विदाउट पासवर्ड एक्सेस कर लेगा। समझ में आ गया क्रिएशन ऑफ टेबल। यस सर। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट। अब देखो अब हमारे पास बटन्स के काम आ रहे हैं। ये जो इंसर्ट बटन है हम इसका सबसे पहला रोल समझो कैसे यूज किया है।
तो यहाँ पे हमने यूज किया इंसर्ट। अगर कोई भी बंदा इंसर्ट पे क्लिक करता है, नेम है ये, अगर कोई नेम वाले इंसर्ट पे क्लिक करता है, जैसे कि उसने क्लिक किया इंसर्ट बटन पे, ठीक है, और वो वैल्यूज जो है वो उठ के आई कब, डॉलर पोस्ट मेथड के थ्रू, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में चेक करना विद डबल कंडीशंस के साथ, क्या एम्प्टी तो नहीं छोड़ दी उसने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, और इसे बोलते हैं और का साइन, एम्प्टी नहीं छोड़ दिया एम्प्लॉय नेम, एम्प्टी नहीं छोड़ दिया टेक्नीशियन, एम्प्टी नहीं छोड़ दिया सैलरी, एम्प्टी नहीं छोड़ दिया सिटी, एम्प्टी नहीं छोड़ दिया मोबाइल नंबर। अगर इनमें से कुछ भी एम्प्टी छोड़ा है तो उस केस में प्रिंट करा दो, क्या, इको, इको होता है प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। क्या स्क्रिप्ट जो हमारे पास पॉपअप आया था वो जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग के थ्रू आ रहा है, इसमें हमने अलर्ट यूज किया था, एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक, कोई सी फील्ड ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए। तो अगर मैंने इसके अंदर फिल किया डेटा, इसके अंदर फिल किया, इसके अंदर फिल किया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या कह रहा है, एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक, कोई भी फील्ड यहाँ पे ब्लैंक नहीं छूटनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में चला दो, क्या, इंसर्ट इनटू टी, इंसर्ट करो टी नाम की टेबल के अंदर जिनकी वैल्यू जो है वो इन वेरिएबल से उठा लो। अब देखो हमने ऊपर वेरिएबल बनाए थे, ये वाले सारा डेटा इन वेरिएबल्स में है, तो इन वेरिएबल से डेटा उठाओ और एक एक आपके जो यहाँ पे हमने टेबल ये क्रिएट करे थे एट्रीब्यूट्स, इनके अंदर डालना फिल कर दो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड मोबाइल। लेकिन ये सब को हम तब डाल पाएंगे जब हमारी कनेक्टिविटी होगी, किससे, लोकल होस्ट के साथ, राइट। तो कनेक्टिविटी किस में है, कॉन के अंदर है, तो हमने इस पूरे को उठा के डाला NIS में और उस NIS को कनेक्ट कर दिया कॉन के साथ, ठीक है, और एक मैसेज प्रिंट करा दिया, दैट इज वन रिकॉर्ड इज इंसर्टेड या वन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर। तो ये हो गया आपका इंसर्शन ऑफ डेटाबेस, कि आप डेटाबेस के अंदर किस तरीके से डेटा को इंसर्ट करते हो। नेक्स्ट है आपके पास डिलीशन, आप डिलीट कैसे करोगे डेटा, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए, डिलीट मैंने किसी के भी बेसिस पे कर दिया था, तो डिलीट में क्या है, अगर कोई भी बंदा डिलीट पे क्लिक करता है और डॉलर पोस्ट मेथड यूज हो रहा है तो कंडीशन चेक करना विद डबल कंडीशन, क्या, एम्प्टी तो नहीं है एम्प्लॉय आईडी, इसको बोलते हैं एंड, एम्प्टी तो नहीं है एम्प्लॉय नेम, अगर इसने सारे एम्प्टी छोड़ दिए तो मैसेज प्रिंट करा दो, एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक। तो यहाँ पे आए हमने कुछ भी फिल नहीं किया और डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो वो कह रहा है एनी फील्ड नॉट मस्ट बी ब्लैंक, ठीक है, ओके। फिर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन चेक करो, इफ, इसे बोलते हैं नॉट एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है एम्प्लॉय आईडी, अगर एम्प्लॉय आईडी एम्प्टी नहीं है तो क्वेरी चलाओ। अब देखो, या तो हम इस क्वेरी को एक अलग से वेरिएबल में लिखते और फिर उसे कनेक्ट करते कौन के साथ, है ना, छोटी क्वेरी है तो हमने एक साथ कर लिया है यहाँ पे। तो ये आपके लिए डबल चीज है कि आप किस तरीके से वेरिएबल्स में भी कर सकते हो और कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो MySQL क्वेरी जिसको आपने कनेक्शन के साथ इस्टेब्लिश किया है, और क्वेरी क्या है, डिलीट फ्रॉम टी, डिलीट कर दो टी में से उस पूरी रो को जिसमें वेयर कब करोगे, जब एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, अगर नई वाली एम्प्लॉय आईडी मैच करती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आईडी के वैल्यू के साथ तो डिलीट कर देना टी में से उस पूरी क्वेरी को। समझ में आया, डिलीशन। सेम नेम, एम्प्टी तो नहीं एम्प्लॉय नेम, अगर एम्प्टी नहीं है तो एम्प्लॉय नेम जो नया है उसको पुराने वाले के साथ अगर मैच करे डिलीट कर दो, क्या, टी में से। कब करोगे, जब कनेक्टिविटी होगी लोकल होस्ट के साथ, ठीक है। सेम डेजिग्नेशन के लिए, सेम सैलरी के लिए, सेम सिटी के लिए, सेम मोबाइल के लिए, और लास्ट में एक प्रिंट करा देना मैसेज, इको वन रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक। तो ये था गाइस आपका डिलीशन क्वेरी। अब आ जाओ अपडेट क्वेरी पे। अपडेट क्वेरी कैसे काम करती है, मैंने अपडेट कैसे किया था, जब तक एम्प्लॉय आईडी नहीं डालोगे तब तक इनमें से कुछ भी अपडेट नहीं होगा, बोला था। तो कब, अपडेट पे क्लिक करने पे होगा ये चीज, है ना। कब, जब आप इसके अंदर कुछ फिल करोगे, एम्प्लॉय आईडी पहले डालो देन इनमें से कुछ भी फिल कर सकते हो। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखो, अपडेट पे अगर किसी ने क्लिक किया और डॉलर पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा उठ के आता है विद द इफ कंडीशन, तो डबल कंडीशन में चेक करो एम्प्टी तो नहीं छोड़ी उससे एम्प्लॉय आईडी, अगर उससे एम्प्लॉय ने एम्प्टी छोड़ी है और बाकी में से कुछ भी फिल किया है तो उसे एक मैसेज दिखाओ, क्या, इको अलर्ट एम्प्लॉय आईडी नॉट मस्ट बी ब्लैंक। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे कुछ भी छोड़ दिया एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे फिल कर दिया किरण, यहाँ पे फिल कर दिया मैनेजर, तो मैं चाहता हूँ किरण अपडेट हो जाए मैनेजर,
यानी मैनेजर अपडेट हो जाए किरण के जो भी है, अपडेट पे क्लिक किया तो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी नॉट मस्ट बी ब्लैंक, कि आपको सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी फिल करनी है। तो एम्प्लॉय आईडी अगर फिल है, अगर ऐसा नहीं है एम्प्लॉय आईडी फिल है सक्सेसफुली तो चेक करो। ऐसा नहीं केवल उसने एम्प्लॉय आईडी फिल करके बाकी छोड़ दिया खाली, तो अपडेट क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो उस केस में चेक करो एमपीटी तो नहीं है एम्प्लॉय नेम, अगर एमपीटी नहीं है तो क्वेरी चला देना mysql अंडरस्कोर क्वेरी, इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना विद लोकल होस्ट एंड अपडेट करना टी को, टी क्या रहा टेबल नेम, अपडेट करो टी को एंड सेट करो, सेट क्या करो, नए वाला एम्प्लॉय नेम विद पुराने वाले एम्प्लॉय नेम के प्लेस पर। कब करो, जब एम्प्लॉय आईडी दोनों मैच करे। समझ में आया? सेम डेफिनेशन देखो, अगर डेफिनेशन अपडेट करनी है मुझे किसके बेस पे होगी, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे, तो MySQL क्वेरी चलाओ लोकल होस्ट के साथ, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करो, ठीक है, और अपडेट करो टी को, सेट करो, सेट होता है यूज सेट करने के लिए है ना, सेट करो डेग्नेशन इक्वल टू डेजिक, यानी नई वाली डेग्नेशन जो है वो पुरानी वाली डेग्नेशन पे सेट कर दो। एंड कब करोगे, जब एम्प्लॉय आईडी दोनों मैच कर जाए, ठीक है। तो सेम कोड नीचे भी चलेंगे और लास्ट में मैसेज प्रिंट करा देना वन रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। तो ये था आपका अपडेशन वाला कोड। अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले में देखो हमने क्या किया था, हम यहाँ पे गए, हमने डिस्प्ले क्लिक किया, जितना भी रिकॉर्ड था सब आ गया है ना। तो डेटा सबसे पहले सिलेक्ट होगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एरे की फॉर्मेट में एक एक रोज में आपको रिप्रेजेंट होगा। तो अगर कोई भी बंदा डिस्प्ले पे क्लिक करता है और डॉलर पोस्ट मेथड काम करता है, तो उस कंडीशन में चेक करो, इफ क्या चेक करो, अगर ऐसा है, ठीक है, तो एक क्वेरी चला दो, जिस क्वेरी में क्या है, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन एस्टैब्लिश करो लोकल होस्ट के साथ और सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम टी, सिलेक्ट स्टार यानी कि सिलेक्ट कर लो सब कुछ टी में से और इस पूरी क्वेरी को डाल दो RES के अंदर। अब यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट यूज किया गया है गाइस, किस लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक लुक एट हियर, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए वो, ठीक है। एंड उसके बाद PHP कोड में एक लूप चलाओ व्हाइल, जो एक एक रो को रिप्रेजेंट करेगा, और डॉलर रो के अंदर क्वेरी चला दो MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रो और RES को कॉल कर लिया। RES के अंदर क्या है, सारा सिलेक्टेड डेटा, तो जितना भी सिलेक्टेड डेटा है उसे रो वाइज हम फेच कर रहे हैं और उसे रो के अंदर डाल रहे हैं, जिसमें इको में हमने इंडेक्सिंग करी है एरे की, यानी कि डॉलर रो 0, डॉलर रो 1, डॉलर रो 2, डॉलर रो 3 एंड डॉलर रो 5, 4 5। तो टोटल कितनी रोज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकती है एक बार में, 6 रोज, है ना। आपको और करनी है तो आप इसके आगे और डॉलर रो बढ़ा दो, तो वो और ज्यादा रिप्रेजेंट कर देगा, और फिर टेबल को क्लोज कर दो, ठीक है। नाउ ये तो हो गया डिस्प्ले। अब सर्च देखो, सर्च हमने क्या कहा था मैंने, कि सर्च किसी के भी बेसिस पे कर सकता है, अगर इसमें से एक भी चीज हमने फिल करी है कुछ भी, तो उसके बेस पे क्या कर सकता है, ये सर्च कर सकता है, राइट। जो भी इससे मिलेगा यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर, इन सब में मैच कराएगा वो। तो नाउ लुक एट हियर, हमने किया क्या, इफ अगर कोई सर्च पे क्लिक करता है और डॉलर आता, डॉलर पोस्ट मेथड के थ्रू आता है हमारा डेटा, तो चेक करना कंडीशन विद डबल कंडीशन, एमपीटी तो नहीं है, डॉलर फाइंड, डॉलर फाइंड है क्या, डॉलर फाइंड है ये एमपीटी तो नहीं छोड़ दिया उन्होंने, केवल सर्च पे क्लिक कर दिया, तो क्या लिखा दो, फिल प्लीज फिल द सर्च फील्ड फर्स्ट, तो मैसेज दिखा देना प्लीज फिल द सर्च फील्ड फर्स्ट, ठीक है। तो पहले आप सर्च फील्ड को फिल करो, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सर्च करो, $d एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने सिलेक्ट किया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी, सिलेक्ट करो सब कुछ टी में से, वेयर कब करोगे, जब एम्प्लॉय नेम आपके फाइंड के साथ मैच करे, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, और क्या करे, आपका ई नेम मैच करे, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन मैच करे, सैलरी मैच करे, सिटी मैच करे या मोबाइल मैच करे, दोनों सब में से जो भी चीज मैच करे, किसके साथ, आपके पर्टिकुलर फाइंड के साथ, उस वाले डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर लो टी में से। और सिलेक्टेड डेटा को हमने कनेक्शन कब सिलेक्ट करोगे, जब कनेक्टिविटी होगी, तो हमने कनेक्टिविटी बनाई, उस कनेक्टिविटी को RES के अंदर डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट डिजाइन किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड PHP कोड के साथ व्हाइल एक लूप चलाया, इसे हमने रो वाइज दोबारा रो के अंदर डाला है, और इस बार हमने एरे फॉर्मेट में डायरेक्टली इसको फेच कर लिया है, यानी वही आपके पहले भी हमने एरे में किया था, अभी भी MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, और RES को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, RES के अंदर क्या है, $d यानी सारा डेटा, ठीक है, और इको के साथ हमने उसके इंडेक्सिंग के साथ डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, सिंपल।
और जस्ट क्लोज कर दिया. So guys, this is the whole format of this code, that is a PHP code with MySQL queries. So I hope आपको ये कोड समझ में आया है और आप इसको यूज कर पाओगे, राइट? Yes. है ना? कोई डाउट है किसी को? No, sir. बढ़िया. So अब आपका वर्क है कि आप इस कोड को देखो, यूज करो और अपना एक कस्टम फॉर्म क्रिएट करो, ठीक है, खुद का. तो कस्टम फॉर्म बनाओ, थोड़ी सी CSS पढ़ो, किस तरीके से पढ़नी है. अगर आपको ये जानना है कहाँ से पढ़ना बेटर है, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट यूज कर सकते हो. लाइक आपको HTML पढ़ना है, टेबल आपको फॉर्मेट नहीं आती, तो HTML टेबल और ट्यूटोरियल्स पॉइंट, दिस इज वेरी गुड वेबसाइट फॉर द इनिशियल लर्निंग. तो आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाके यहाँ पे टेबल फॉर्मेट को बड़ी इजीली से पढ़ सकते हो, इजीली तरीके से, ठीक है. तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक. जो जो चीजें आपको नहीं पता, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट गो टू द फॉर्म सेक्शन एंड इट विल गिव यू फॉर्म भी, कि क्या कैसे फॉर्म बनाना है. एक्शन, मेथड, टारगेट, इंक्रिप्शन, अलग अलग टाइप के, है ना. तो आप यहाँ से फॉर्म बनाना सीखो. मैंने आपको फॉर्म बनाना बताया भी है, उससे बनाओ चाहे इनसे बनाओ, वो आपके ऊपर है. क्लियर है गाइस? Yes, sir. बढ़िया. तो अब आप इसको करना, ठीक है, एंड इसके कोड्स में आपको शेयर कर देता हूँ. देन वी विल कनेक्ट एट मंडे. एंड इसके आगे का, अब हमारा कस्टम पेज का काम कंप्लीट हो गया है. आप फॉर्म पेज बनाओ एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे किस तरीके से करना है, ठीक है. Okay, sir. ओके. तो मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ एंड बाय बाय.